Welcome to the Learning World. Here in this lecture, we are going to talk about Constitution, definition of Constitution, what is Constitution and so on. हम सब कुछ बात करेंगे कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में, काफ़ी हम ब्रॉडली डिस्कस करेंगे। कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है, फंडामेंटल ऑर्गेनिक कंसेप्शन कैरेक्टर, ये सब उसके अंदर क्या चीज़ें हैं, कैसे वो एक स्पेशल लीगल सैंक्टिटी उसे प्रोवाइड होती है, कॉन्स्टिट्यूशन कैसे सुप्रीम है, इस सब के बारे में हम बात करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं डेफिनीशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन से। अब हम डिस्कस करेंगे डेफिनीशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। इसे डिस्कस करने से पहले मैं आपको बता देता हूँ कि मैं तोड़ तोड़ के डेफिनीशन को लाऊंगा, वन बाय वन एक एक करके पॉइंट्स उसके प्रेजेंट करूँगा, जिससे आपको समझने में आसानी हो। 5 to 6 पार्ट्स में मैं पूरा डेफिनीशन इसकी पूरी कॉन्स्टिट्यूशन की आपको बता दूंगा। सो द फर्स्ट पार्ट इज Constitution is the fundamental and organic law of the nation that establishes the conception, character, and organization of the government. So, let me underline few important words here for you to understand it better. तो यहाँ पे मैंने आपके लिए कुछ वर्ड्स को हाईलाइट किया है और इनके बारे में हम बात करेंगे। सो फर्स्ट इज कॉन्स्टिट्यूशन इज़ द फंडामेंटल। तो फंडामेंटल का मतलब क्या होता है? सो वेरी इंपॉर्टेंट, फंडामेंटल का मतलब क्या होता है? तो फंडामेंटल का मतलब होता है अगर कुछ बेसिक इंपॉर्टेंस का हो, बिल्कुल बेसिक्स हो, उसके अराउंड सब कुछ को में, तो उसे फंडामेंटल कहते हैं। जिसकी सेंट्रल इंपॉर्टेंस हो, कोई मेन इंपॉर्टेंस हो उसकी, तो वो फंडामेंटल होता है। तो कॉन्स्टिट्यूशन क्या है? सेंट्रल इंपॉर्टेंस, क्योंकि इंडिया में कॉन्स्टिट्यूशन सुप्रीम लेवल पे है। सुप्रीमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन यहाँ पे हम देखते हैं। तो सब कुछ जो भी होता है सब इसी के अराउंड होता है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अराउंड। सो इट इज़ ऑफ फंडामेंटल इंपॉर्टेंस या फिर सेंट्रल इंपॉर्टेंस, कोर से इसके सब कुछ रिलेटेड होता है। तो दैट इज़ व्हाट वी कॉल इट एज फंडामेंटल। नेक्स्ट इज ऑर्गेनिक। तो अगर ऑर्गेनिक के बारे में बात करेंगे तो ऑर्गेनिक क्या होता है? ऑर्गेनिक का मतलब होता है कुछ, ये भी सेम है बेसिक, बट लाइफ से रिलेटेड। ओके, कैसे? तो अगर हम यहाँ पे बात करेंगे, ऑर्गेनिक मीन्स जिसमें लाइफ होती है। तो लाइफ का मतलब क्या हुआ यहाँ पे? जो लाइफ किस में होती है? हमें लाइफ होती है। तो हमें लाइफ होती है तो हम क्या करते हैं? हम करते हैं ग्रो। ओके, तो हम करते हैं ग्रो। क्या हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ग्रो कर रहा है? इफ़ यू थिंक पॉजिटिवली, येस, आवर कॉन्स्टिट्यूशन इज ग्रोइंग। हाउ? अमेंडमेंट्स। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स होती हैं। तो जो ये अमेंडमेंट्स होती हैं ये बताती हैं कि एक लाइफ का कैरेक्टर भी हमारा कॉन्स्टिट्यूशन रखता है अपने अंदर, जिससे कहते हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लाइफ है। आवर कॉन्स्टिट्यूशन इज ग्रोइंग। वाई ग्रोइंग? बिकॉज ऑफ अमेंडमेंट्स। 100+ अमेंडमेंट्स हो चुकी हैं, तो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ग्रो हो रहा है, ऑर्गेनिक है। सो कॉन्स्टिट्यूशन इज द फंडामेंटल and organic law of the nation that establishes the conception, character, and organization. So we will talk about now conception, character, and organization. So first let's talk about conception. तो अगर हम कंसेप्शन के बारे में बात करेंगे तो कंसेप्शन का मतलब क्या होता है? कंसेप्शन इज लाइक आइडिया, डेवलपिंग, कुछ डेवलप कर रहा है, कुछ हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में चल रहा है, कुछ आइडियाज़ हैं जो फॉलो किए जाते हैं। आइडियाज़ मीन्स कुछ कंसेप्शंस हैं जिन्हें फॉलो किया जा रहा है, वहाँ पे कुछ डेवलपमेंट हो रही है। क्या डेवलपमेंट हो रही है? गवर्नमेंट हर 5 ईयर्स के बाद फॉर्म हो रही है, ये कंसेप्शन है। ये कंसेप्शन इस्टेब्लिश किया गया है कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ऐसे आगे बढ़ता रहेगा, कुछ आइडियाज़ हैं जिसे फॉलो करता रहेगा, वहाँ पे कुछ नया फाउंड होता रहेगा। ओके, तो दैट इज़ व्हाट वी कॉल एज कंसेप्शन। नेक्स्ट इज़ कैरेक्टर। तो कैरेक्टर तो वेरी सिंपल, कैरेक्टर आप जानते होंगे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का कैरेक्टर क्या है। सो नाउ वी विल टॉक अबाउट कैरेक्टर। कैरेक्टर सीधा सीधा हमारे प्रियम्बल में दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? सेकुलर, सोशलिस्ट, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक, एंड वन आई लेफ्ट आउट हियर, व्हाट वाज दैट? सॉवरेन। वी आर सॉवरेन, सोशलिस्ट, सेकुलर, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक कंट्री। तो जो प्रियम्बल है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का, वो हमारी कॉन्स्टिट्यूशन का कैरेक्टर बताता है, हमारी कॉन्स्टिट्यूशन का नेचर बताता है कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन सॉवरेन है, सोशलिस्ट है, सेकुलर है,
डेमोक्रेटिक है, रिपब्लिक है, इतना ही नहीं, वो ये भी बताता है कि ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के, कुछ अचीव करना हमारे ऑब्जेक्टिव्स हैं, जस्टिस, लिबर्टी, इक्वलिटी, फ्रेटर्निटी, ये सब हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का कैरेक्टर बताते हैं कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कैसा है। आप प्रियम्बल पढ़ोगे आपको पता चल जाएगा कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का कैरेक्टर क्या है, क्या गोल्स पाने के लिए हमने कॉन्स्टिट्यूशन बनाया, क्यों कॉन्स्टिट्यूशन बनाया, ये सब आप प्रियम्बल से ही समझ सकते हो। बट अगर आपको रियलिटी जाननी है, हर एक चीज़ को डेप्थ में जाननी है, तो उसके लिए आपको कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ना होगा। नाउ नेक्स्ट कम्स हियर ऑर्गेनाइजेशन। तो अगर हम ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो ये क्या होता है ऑर्गेनाइजेशन। अगर आप देखोगे इंडिया में तो एग्जीक्यूटिव है, लेजिस्लेचर है, जुडिशरी है। तो इनके बीच में पावर्स कैसे डिवाइड की गई हैं। एक तो हमारे पास एग्जीक्यूटिव हो गया है, नेक्स्ट हमारे पास लेजिस्लेचर है। एग्जीक्यूटिव जो है ये एक सबसेट होता है लेजिस्लेचर का इन इंडियन कंटेक्स्ट, ओके, नॉट वर्ल्ड वाइड हम बात कर रहे हैं। इंडियन कंटेक्स्ट में एग्जीक्यूटिव जो होते हैं वो लेजिस्लेचर के अंडर आते हैं। जो एग्जीक्यूटिव होंगे वो लेजिस्लेचर मतलब कि पार्लियामेंट का भी पार्ट होंगे। और अगर आपने अच्छे से पढ़ा है तो आर्टिकल 50 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन टॉक्स अबाउट सेपरेशन ऑफ एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। सो व्हाट आर्टिकल 50 टॉक्स अबाउट सेपरेशन ऑफ जुडिशरी एंड एग्जीक्यूटिव। तो हमारे यहाँ ये भी फॉलो होता है, जुडिशरी को एग्जीक्यूटिव से सेपरेट करके रखते हैं। इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी जो कि एक फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन के लिए इंपॉर्टेंट होती है, वो हम प्रोवाइड करने की कोशिश करते हैं बाय आर्टिकल 50 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन दैट कम्स अंडर DPSP, दैट इज डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। अगर सेम चीज़ सेम ऑर्गेनाइजेशन आप US में देखोगे तो वहाँ पे क्लियर सेपरेशन ऑफ पावर्स देखने को मिलेगी। आपके पास एक लेजिस्लेचर है, एग्जीक्यूटिव्स हैं और जुडिशरी है। तीनों वाटर टाइट कंपार्टमेंट्स में अलग हैं, नॉट वाटर टाइट। वहाँ पे डॉक्ट्राइन ऑफ चेक्स एंड बैलेंसेस को भी कंसीडर किया जाता है, को भी वहाँ पे अप्लाई किया जाता है। और डॉक्ट्राइन ऑफ चेक्स एंड बैलेंसेस इंडिया में और US में दोनों में ही है। तो आइए अब आगे बढ़ते हैं अपने कॉन्स्टिट्यूशन की डेफिनेशन में और कुछ और बातें करते हैं। सो नाउ मूव अहेड। सो फर्स्ट नेक्स्ट पार्ट इज सेकेंड, एज वेल एज हियर एज वेल एज इट डिटरमाइंस द एक्सटेंट ऑफ पावर्स। जो एक्सटेंट है पावर्स की, गवर्नमेंट जो एक्सरसाइज करती है ऑफ द गवर्नमेंट एंड द मैनर दीज पावर्स आर टू बी यूज्ड। ये किसकी बात करता है, एक्सटेंट ऑफ पावर्स की बात होती है यहाँ पे। और जो मैनर होता है गवर्नमेंट का, जैसे परफॉर्म करेगी वो भी हमारा कॉन्स्टिट्यूशन डिफाइन करता है वेरी नाइसली। तो अगर हम यहाँ पे बात करेंगे एक्सटेंट ऑफ पावर्स की, तो एक्सटेंट ऑफ पावर्स में अगर हम जाएंगे यहाँ पे तो मान लीजिए आपने किसी को मार दिया, तो पार्लियामेंट के पास इतनी पावर है, उसकी एक्सटेंट यहाँ तक जाती है कि पार्लियामेंट कैन किल यू। हाउ, ऐसा नहीं गोली आके मार देगा, वो आप पे चार्जेस लगेंगे, आप पे केस चलेगा, जुडिशरी फाइनल करेगी और आपको सेंटेंस टू डेथ या फिर जो भी वो देना चाहेंगे दे देंगे। तो अगर आप कोई क्राइम करते हो तो यहाँ तक है कि आपको डेथ सेंटेंस सुनाया जा सकता है। तो दिस इज़ व्हाट कॉन्स्टिट्यूशन टॉक्स अबाउट एक्सटेंट ऑफ पावर ऑफ द गवर्नमेंट। यहाँ तक एक्सटेंट है गवर्नमेंट की पावर की, आपकी लाइफ एंड लिबर्टी सब कुछ छीना जा सकता है अगर पार्लियामेंट चाहेगा, बट नॉट आर्बिट्रेरली। ऐसा नहीं कि वो खुद से आप कुछ भी नहीं करोगे और आके छीन लेंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं होने वाला। अगर आप कुछ क्राइम करते हो तो ही वो छीनेंगे, अदरवाइज़ आप बिल्कुल फ्री हो। ये इंडिया है और बहुत ही यहाँ पे लिबर्टी है आपके लिए। नाउ द नेक्स्ट इज़ मैनर। कौन से मैनर में जो पार्लियामेंट है हमारा वो बिहेव करेगा या फिर गवर्नमेंट हमारी बिहेव करेगी, कैसे मैनर में। मान लीजिए कोई हमारा पूरा क्या है, नेशन है इंडिया, इंडिया का कोई पर्टिकुलर स्टेट है, लेट्स से महाराष्ट्र। तो अगर महाराष्ट्र में वहाँ पे पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूशनल ब्रीच होता है, वहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशनल ब्रेकडाउन होता है, कॉन्स्टिट्यूशन को कोई नहीं मान रहा, अपने आर्बिट्रेरली वो सारे डिसीजंस दे रहे हैं, तो उस केस में क्या होगा, स्टेट जो है हमारा सेंटर जो है वो एक्ट करेगा और आर्टिकल 356 का यूज़ करेगा और वहाँ पे क्या लग जाएगा, प्रेसिडेंट रूल। तो ये मैनर्स हो सकते हैं। ऐसे मैनर्स में हमारा जो पार्लियामेंट है, हमारी जो गवर्नमेंट है वो एक्ट कर सकती है। तो ये कैसे डिफाइन करता है, ये तो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन डिफाइन करता है ना। कैसे, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया अंडर आर्टिकल 356 डिफाइंस
कि वहाँ पे प्रेसिडेंट रूल लगाया जा सकता है. So if we talk very simply, in short, we can say that Constitution is the rule book of the country. कैसे रूल बुक है? जितना भी अभी तक हमने डिस्कस किया, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का फंडामेंटल नेचर, ऑर्गेनिक नेचर, कंसेप्शंस क्या थे उसके, उसका कैरेक्टर क्या था, क्या ऑर्गेनाइजेशन था उसका, कैसे लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी अमेरिका में है यानी यूएस में है, और कैसे भारत में है, और एक्सटेंट ऑफ पावर्स हमने देखी, मैनर देखा. ये सब कहाँ से आता है? एक ही जगह से, जुडिशरी. इसीलिए इसे रूल बुक कहा गया. इन शॉर्ट हम इसे रूल बुक कह सकते हैं. सो आइए देखते हैं अब आगे चल के कि और क्या क्लासिफिकेशंस हैं और क्या पॉइंट्स हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में. सो द नेक्स्ट इज कॉन्स्टिट्यूशन. कॉन्स्टिट्यूशन इज़ द सुप्रीम लॉ ऑफ लैंड. ये एक सुप्रीम लॉ ऑफ लैंड है. इससे ऊपर कोई लॉ नहीं है हमारे पास. एंड ऑल अदर लॉज एंड कस्टम्स इन ऑर्डर टू बी वैलिड, जितने भी बाकी के कस्टम्स हैं या फिर लॉज हैं, कुछ भी हो, CRPC एंड ऑल, उन सभी को सेल कन्फर्म टू द कॉन्स्टिट्यूशन. उन्हें कॉन्स्टिट्यूशन से एग्रीमेंट में रहना पड़ेगा, उसे कन्फर्म करना पड़ेगा. विदाउट कन्फर्मिंग कॉन्स्टिट्यूशन दे आर जस्ट नल एंड वाइड. वो वैलिड नहीं होंगे. एंड दैट इज़ वाई अगर आप देखेंगे तो सेक्शन 66A जो था IT एक्ट 2000 का, जो 2008 में अमेंडमेंट के बाद आया था, उसने क्या किया, कॉन्स्टिट्यूशनल को ब्रीच किया. अगर मैं फ्यूचर में वीडियो बनाता हूँ ज़रूर बताऊँगा सेक्शन 66A क्या होता है. बट कुछ ऐसा था कि अगर आप सोशल मीडिया पे कुछ भी प्लेटफॉर्म पे डालते हो और वो किसी को अनॉयंस क्रिएट करता है, किसी को दिक्कत देता है, और अगर आप उसने आपके खिलाफ़ कंप्लेन कर दी तो आपको 3 इयर्स तक की जेल हो सकती थी. इसका मिसयूज़ भी हुआ. कई जगह पे लोगों को केस में फंसना पड़ा और 3 इयर्स तक जेल हुई. इतना ही नहीं, इसके बाद श्रेया सिंघल जो कि एक लॉ स्टूडेंट थी, उन्होंने केस फाइल किया और कॉन्स्टिट्यूशन ने उसके बाद बोला कि ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, उसे हटा दिया गया हमारे कॉन्स्टिट्यूशन से. नॉट फ्रॉम कॉन्स्टिट्यूशन, वो एक IT एक्ट का पार्ट था. IT एक्ट जो हमारा लॉ था उसका पार्ट था, तो वहाँ से उसे हटा दिया गया था IT एक्ट 2000 से. सिमिलरली इफ वी टॉक अबाउट सेक्शन 377 ऑफ सेक्शन 377, तो जो हमारा सेक्शन 377 था वो होमोसेक्सुअलिटी के बारे में बात करता था. उस पर भी बैन लगाया गया क्योंकि सेक्सुअल ओरिएंटेशन होना किसी की ओन चॉइस है और हम उस पर कोई भी रेगुलेशंस नहीं लगा सकते हैं. तो इसलिए वहाँ पे उसे रिपील कर दिया गया, हटा दिया गया बाद में सेक्शन 377. और ऐसे ही अगर कोई भी लॉ हो जो कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन से कंफर्म नहीं होता है, जैसे कि सबरीमला था, लॉर्ड एप्पा वहाँ पे DT हुआ करते थे, होते हैं, अभी भी हैं, तो उनके सामने 10 to 50 इयर्स की जो भी वुमेंस थी, मेंस्ट्रुएशन साइकिल से गुजर रही थी, उन्हें एंट्री करने का कोई भी अधिकार नहीं दिया गया था. देन उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने रूलिंग दी और ये बताया कि अब वो भी इंटर कर सकते हैं. तो अभी सभी इंटर कर सकते हैं, कोई भी मैन हो या वुमेन हो, कितनी भी एज की हो, all can enter there. Let's move ahead one more way, and here is constitution has a special legal sanctity. क्या मतलब है इस वर्ड का, स्पेशल लीगल सैंक्टिटी का? आइए डिस्कस करते हैं. अगर आप जानेंगे हिंदूज़ के बारे में, तो उनकी मोस्ट सैक्रेड बुक कौन सी है? वेरी सिंपल, भगवत गीता. मुस्लिम्स के लिए कौन सी है? सिंपली कुरान. क्रिश्चियंस के लिए कौन सी है? सिंपल, वेरी वेरी सिंपल, बाइबल. बट इन सभी को, जितनी भी मैंने बात की, भगवत गीता हो, कुरान हो या बाइबल हो, इन्हें एक स्पेशल लीगल सैंक्टिटी है. कौन से बेसिस पे? रिलीजन के बेसिस पे. तो ऑन द सेम वे, हु इज द which book has special legal sanctity for a democratic country, for democracy? तो वो होती है कॉन्स्टिट्यूशन. मतलब इससे ऊपर कोई भी बुक नहीं होती है. कॉन्स्टिट्यूशन इज़ द मोस्ट सैक्रेड बुक फॉर अ डेमोक्रेसी. तो इसलिए हम कहते हैं इसे एक स्पेशल लीगल सैंक्टिटी है.
जब हमें कुछ नहीं दिखता तो हम सुप्रीम कोर्ट के पास जाते हैं, बोलते हैं कि आप कॉन्स्टिट्यूशन में देखो कि यहाँ पे ऐसा प्रोविज़न है जो हमें फेवर कर सके या नहीं कर सके, और वो देख के बताते हैं और उसके अकॉर्डिंग हम चलते हैं। मोस्ट सैक्रेड बुक फॉर अ डेमोक्रेटिक कंट्री इज़ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ दैट कंट्री। यूएसए के लिए उसका कॉन्स्टिट्यूशन है, इंडिया के लिए इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन है। नाउ लेट्स मूव अहेड अगेन। नाउ we will discuss here, because it has special legal sanctity, because it is the basic law of country and it derives its powers and authority from people directly। क्यों इसी स्पेशल लीगल सैंक्टिटी है? रिलीजन में भगवत गीता को क्यों थी? क्योंकि सभी लोग उसे मानते थे। और यहाँ पे इसे क्यों है? क्योंकि इसकी जो अथॉरिटी है कहाँ से आती है? पीपल्स डायरेक्टली। इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है वी द पीपल ऑफ इंडिया। डायरेक्टली जो पीपल्स से आया है तो वो उनके लिए पूरी कंट्री ने मिलके हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बनाया है, ऐसा हमारा प्रियम्बल बोलते हैं, जो कि काफ़ी हद तक करेक्ट है। हर जगह से रिप्रेजेंटेटिव्स थे वहाँ पे। तो पूरे कॉन्स्टिट्यूशन कैसे बना है हमारा? सभी के मिलने के बाद जो व्यूज़ आए उससे बना है। तो अथॉरिटी कहाँ से मिली है? फ्रॉम पीपल डायरेक्टली। सो इट इज़ द मोस्ट सैक्रेड बुक, दैट इज़ वाई इट हैज़ a special legal sanctity। And the very last point, constitution also regulates the relationship between government and the citizens। ये रिलेशनशिप को भी डिफाइन करता है। कैसे रिलेशनशिप? ये हमारा कॉन्स्टिट्यूशन और ये हमारे सिटीजन्स हो गए। तो जो भी पॉपुलेशन है हमारी, सिटीजन्स हैं, कॉन्स्टिट्यूशन ने उन्हें सारे सिटीजन्स को क्या दिया है? फंडामेंटल राइट्स। अब कुछ दिया है तो कुछ लेगा भी, करेक्ट, लेकिन बाइंडिंग नहीं है। क्या है वो? फंडामेंटल ड्यूटीज़। अगर वो फंडामेंटल राइट्स देता है तो फंडामेंटल ड्यूटीज़ हमें भी प्रोवाइड करनी होती हैं, जो कि हमें करनी चाहिए। नॉट इन्फोर्सेबल जरूर हैं, बट वी शुड रिस्पेक्ट दोज फंडामेंटल ड्यूटीज़। पूरा कॉन्स्ट जो पूरा कॉन्स्टिट्यूशन है हमारा, वो पूरी कंट्री को चलाता है। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन पूरी कंट्री को रेगुलेट करता है, चलाता है। तो ये थी हमारी कॉन्स्टिट्यूशन की कंप्लीट डेफिनीशन। मैंने बहुत ही ब्रॉडली कवर किया है। तो इसी के साथ हम अपना लेक्चर ये एंड करते हैं। So thank you for watching my video. Like, share and subscribe in the case you liked it. Thank you.